हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया था कि कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे मैंने, तो उन्हीं सीक्वेंस में हम अपने यहाँ के क्वेश्चन करते हैं। और इसमें भी क्या है, ये प्रैक्टिस सेट वगैरह है जो उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही क्वेश्चन है। इनको करने से आपके जो न्यू क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। हम जब इन क्वेश्चन को टिक करना सीख जाते हैं तो उनको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये पेडागोजी है, ये माइंड बेस पर होती है। और इसको सिर्फ अपने दिमाग से करना पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है, आप उसका बिल्कुल सही हल किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं हम पेडागोजी में क्या रहेगा। न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ हमारे पास सामने रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। इनमें से कई क्वेश्चन हैं जो आ भी चुके हैं, लगभग ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। सबसे पहली तो बात यह है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, अपने हिसाब से ब्रेन में रखिए और उसके ऑप्शन पढ़ते जाइए। पहला ऑप्शन क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण। दूसरा क्या है, वृद्धि और विकास। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। और चौथा क्या है, अनुशासन और पौष्टिकता। इसका ऑप्शन टिक कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो आप ऑप्शन टिक कीजिएगा। फिर मैं इसके बाद बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करते चलिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेहतर होगा और आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है ऑप्शन है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, है ना। कभी इस तरीके के क्वेश्चन और भी आ जाएँ तो आप इसको चूज़ कीजिएगा और इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है, थोड़े घुमाव तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन, घुमा फिरा कर दिया जाता है ताकि बच्चे जल्दी से समझ ना सकें। यही उनके पेपर कराने का लक्ष्य है कि भाई जो जल्दी समझ लेगा तो क्या मतलब है। अगर बच्चे की मेंटलिटी समझनी है हमें तो उसके थोड़ा घुमा फिरा कर ही होती है, हर बच्चा सीधा सीधा नहीं होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। चलिए, तो आपने गेस कर लिया होगा अब तक। मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या रहेगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। एक 6 वर्ष की लड़की है जो अपने खेल कूद में एक असाधारण जो है प्रतियोगिता प्रदर्शन करती है, अपना प्रदर्शन करती है। और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। अब लड़की है तो उसके पिता, माता और पिता क्या हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं। और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। क्या करते हैं, वो उसे रोज भेजते भी हैं, रेगुलर उसको खेल कूद की क्लास में भेजते हैं। और क्या करते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। एक सप्ताह के अंत में उसे जो प्रशिक्षण देना है वो तो भेजते ही। अगर उसके बाद भी कुछ कमियां हैं तो वो भी प्रशिक्षण दे सकते हैं। पर क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो अपने अपने माता पिता से सीखते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं कि भाई उनको अगर हम प्रशिक्षण देंगे तो वो हमसे उतनी जल्दी नहीं डटते हैं जिस तरीके से डटना चाहिए उनको, तो वो वहाँ भेजते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हम से देखते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस कीजिए, हम देखेंगे आपकी क्या कमी है क्या नहीं है, उस कमी को हम पूरा करेंगे, है ना। और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों निम्नलिखित दो के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहला क्या था, अनुवांशिकता और पर्यावरण। दूसरा क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण। दूसरा क्या है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास इससे रिलेटिव है। या सी क्या है, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। और डी क्या है, अनुशासन और पौष्टिकता। अनुशासन और पौष्टिकता से है। तो इसका आपने ऑप्शन चूज किया होगा, तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ क्या है, कि अगर वो ऐसा करते हैं कि एक लड़की है उसको प्रशिक्षण देते हैं, उसके माता पिता हैं, तो कुछ ना कुछ गुण, अगर उसके माता पिता खेल कूद क्या है खिलाड़ी हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण आ ही जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, और अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है, एक तो अनुवांशिकता उसके कुछ गुण आ जाएंगे और एक पर्यावरण का इफेक्ट भी पड़ता है कि अगर मेरे पिता के यहाँ डॉक्टर हैं तो मैं भी, उनके कुछ गुण मुझ में भी आ जाएंगे। और मेरे यहाँ जो इन्वायरमेंट रहेगा कि अगर मेरे पिता डॉक्टर हैं तो मैं भी इंटरेस्ट रखूंगा कि हाँ मैं भी डॉक्टर बनूँ। अगर मेरे पिता बिजनेसमैन है तो मैं भी इंटरेस्ट रखूंगा कि मैं भी इनकी तरह एक बिजनेस करूँ। तो एक तो अनुवांशिक लक्षण भी आ जाते हैं और थोड़ा पर्यावरण जो वातावरण होता है हमारा, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर काफी पड़ता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला वाला। वृद्धि और विकास बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वृद्धि और विकास नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, स्वस्थ क्या है, स्वास्थ्य मतलब जो उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो है, और प्रशिक्षण मतलब जो प्रशिक्षण देते तो ये भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन सब एक जैसे लगते हैं कि चारों ही एक हैं। अनुशासन और पौष्टिकता ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण रहेगा। इसका उसमें क्या रहेगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। परिवार और पास पड़ोस,
बी है विद्यालय और पास पड़ोस, सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, डी है परिवार और रिश्तेदार। इसको आप चूज कीजिएगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है क्वेश्चन, 2-3 बार मैं इसको देख चुका हूँ क्वेश्चन। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ते जाइए, बड़ी अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब आपने गैस कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसको ऑप्शन। निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण वाहक क्या होते हैं? जो गौण होते हैं, प्रमुख गौण वाहक यानी प्रमुख क्या है समाजीकरण के? तो समाजीकरण में क्या होता है, अगर कोई छोटा बच्चा है उसका एक समाजीकरण करना है, बच्चा समाजीकरण कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपने माहौल से बाहर निकले, समाजीकरण में वो थोड़ा उठे बैठे अपनी बातें सीखे, कुछ अच्छा कुछ बुरा भी सीखता है, तो ये समाजीकरण होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, परिवार और पास पड़ोस। परिवार में अगर बच्चा रहेगा वो पास पड़ोस से समाजीकरण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल परिवार और पास पड़ोस से समाजीकरण नहीं हो सकता है। पास पड़ोस से हो सकता है पर परिवार से नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। इसके बाद क्या है, विद्यालय और पास पड़ोस। हाँ, विद्यालय और पास पड़ोस से समाजीकरण हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि विद्यालय में भी क्या होते हैं, कई तरीके के बच्चे आते हैं और पास पड़ोस में भी क्या रहते हैं, कई तरीके के बच्चे रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद क्या है, सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो इसमें विद्यालय तो ऑप्शन सही है, पर निकटतम परिवार के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, समाजीकरण में जो है भूमिका नहीं निभाते हैं। परिवार और रिश्तेदार, तो परिवार भी नहीं होता है और रिश्तेदार भी नहीं होते हैं जो समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी विद्यालय और पास पड़ोस। क्या है, विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की आ गया, तो इसका थोड़ा दिमाग लगाइएगा। संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप का समायोजन, स्कीमाज और उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिएगा जरा, आप टिक कीजिएगा, बता रहा हूं मैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिए, लगाते चलिए, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये भी थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए मैं बताता हूँ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की जो है ये है ना, लेव वाइगोत्स्की, तो इसके कारण संज्ञानात्मक मूल विकास, जहां लेव वाइगोत्स्की आ जाए तो वहां क्या करना है उसका भी मैं बताता हूं क्या है। संतुलन, तो संतुलन लेव वाइगोत्स्की की बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद क्या है, मानसिक प्रारूप, स्कीमाज का समायोजन, स्कीमाज जो होता है वो किसके में होता है, स्किनर के में होता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। इसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा नहीं होगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये किसमें होता है, ये जो कुत्ते पर जिन्होंने प्रयोग किए थे उसके में है। तो हमारा क्या होगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की जो है वो किसमें है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया में है। जहां लेव वाइगोत्स्की आ जाए वहां पर जो ऑप्शन सामाजिक अन्योन्य क्रिया जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन लगा दीजिए, आपका वही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं, एक वाक्य दिया हुआ है नीचे, उस वाक्य को पढ़िए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ये उसने दिया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी ऑप्शन क्या है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी ऑप्शन क्या है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और डी ऑप्शन क्या है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। क्या ऑप्शन रहेगा? आप जरा देखिए, इसको बताइएगा मुझे कि क्या उसका ऑप्शन रहेगा। थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन पढ़िएगा, किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से नहीं हो सकता है ना। तो ये सब पूछने मतलब पूछे आते क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलते भी हैं हमें एग्जाम में देखने को। चलिए मैं बताता हूँ। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, एक बच्चा जो है वो अपना विशिष्ट उत्तर देता है, एक अच्छा उत्तर देता है जो कोहल वर्ग के सोपानों के कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो कोहल वर्ग के जो सोपान है उसकी विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार, तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, तो ये दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा, है ना।
इसके बाद क्या है, बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन इसका आंसर है सही। इसका आंसर क्या है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन ही आंसर है इसका। क्यों, क्योंकि ये सोपान के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है अच्छी लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। तो ये हमारा क्या है, लैंगिक भेदभाव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, है बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे के अनुसार क्या है, पहले ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बी ऑप्शन क्या है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सी ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। डी ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप देखिएगा जरा, चूज कीजिए। क्वेश्चन में जो शब्द दिए होते हैं उनको जरा पकड़िए, उन शब्दों से कुछ ऑप्शन को मैच कीजिए, है ना। तो थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कीजिए, जहां आप कैच कर जाएंगे वही आपका आंसर मिल जाएगा फटाक से कि हाँ ये आंसर हो सकता है इसका। चलिए अब मैं बताता हूँ, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जहाँ जीन पियाजे का है, जहाँ वर्णन कहाँ जीन पियाजे का किया गया है, तो इसका क्या होता है, जो होता है वो किससे होता है, खोजबीन से होता है। जीन पियाजे जो है वो खोजबीन पर विश्वास रखते हैं, तो यही होता है इसका आंसर। जिस ऑप्शन में खोजबीन आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका आंसर ए रहेगा। इसके बाद क्या है, वयस्कों के व्यवहार का अवकलन। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, वयस्कों के व्यवहार का अवकलन खोजबीन के अंतर्गत नहीं आता। ईश्वर न्याय पर विश्वास, ये खोजबीन के अंतर्गत आ सकता है, पर न्याय पर विश्वास ये भी नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर देखना है हमें, क्योंकि जीन पियाजे जो है वो शिक्षार्थियों की खोजबीन पर करते हैं ना, और ईश्वर की न्याय पर विश्वास करने में बिल्कुल नहीं रखते हैं। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा और जीन निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किसके द्वारा। ए ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। बी ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। सी ऑप्शन है सामीकरण और संशोधन के रूप में। डी ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में। क्या ऑप्शन रहेगा, जरा बताइए, इसको चूज कीजिएगा, फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या रहेगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, अगर कहीं ये आ जाए जीन पियाजे किससे संबंधित है, तो स्कीमा से, स्कीमा अगर ऑप्शन में है तो स्कीमा ही लगाएंगे हम इसका टिक। जीन पियाजे से स्कीमा संबंधित है, ठीक है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी और नवीन जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है, तो सबसे पहला है समायोजन और अनुकूलन। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, समायोजन हो सकता है पर अनुकूलन कतई नहीं होगा, क्योंकि है ना। इसके बाद बी क्या है, समावेशन व अनुकूलन के रूप में। तो समावेशन हो सकता है पर अनुकूलन नहीं हो सकता है। और सामीकरण और संशोधन के रूप में, तो सामीकरण बिल्कुल नहीं होगा, ना ही इसका संशोधन होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। क्या है, नवीन जानकारी में संशोधन क्या कहलाता है, हमारा समायोजन कहलाता है। नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन कहलाता है, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन हमारा क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोजबीन को प्रोत्साहन देता है। बी नियामक है। सी समावेशन को हतोत्साहित करता है। डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन चूज कीजिए, क्या रहेगा। चलिए मैं बताता हूं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में, सोचिए प्रगतिशील कक्षा यानी जो प्रगति पर है, उसकी व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है
है ना। तो किस तरीके से वो ऐसा वातावरण बनाए जिससे उसका जो अधिगम है वो सक्रिय हो जाए, एक सुगम हो जाए, सरल हो जाए। तो पहला क्या है, खोज को प्रोत्साहन देकर। तो यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर एक सक्रिय कक्षा है, क्या है, एक सक्रिय कक्षा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, खोज को प्रोत्साहन देंगे, जिससे हमारी कक्षा का वातावरण क्या है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, नियामक। नियामक यानी फिक्स करके, तो ये बिल्कुल नियम रूप से नहीं किया जा सकता, इससे कक्षा का वातावरण बिल्कुल जो है वो डगमगा जाएगा। इसके बाद क्या है, सी है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। तो ये भी समावेशन को हतोत्साहित करना नहीं होगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। आवृत्ति को बढ़ावा देना। आवृत्ति यानी कि आगे जो है उसी उसी फ्रिक्वेंसी में आगे बढ़ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, रट्टाफिकेशन, रटने की प्रवृत्ति, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। बी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा में ही निर्धारित किया जा सकता है। सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों में पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। और डी क्या है, क्षमता भाग्य एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चूज कीजिएगा, क्या रहेगा इसका आंसर। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से लगाते चलिए और क्वेश्चन जो है वो पढ़ते चलिए। आप इनको लगाएंगे, आपको बिल्कुल कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए मैं बताता हूँ, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय वस्तु 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि एक बच्चे को विषय वस्तु प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए। अगर 8 भिन्न तरीकों से हम विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो क्या है कि बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, तो वो किस तरीके से सीखेगा, 1 मेथड सीखेगा, 2 मेथड सीखेगा, 3 मेथड सीखेगा। कुछ होते हैं जो कुछ मेथड याद रख सकते हैं, पर सब कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो ये नहीं होगा। इसके बाद क्या है, बी है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि लब्धि को IQ है जो बुद्धि लब्धि परीक्षा में ही निर्धारित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये टर्मन ने किया था, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सी, इसका क्या है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो ये हो सकता है, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक नैतिक वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा, यानी बहुत सारी बुद्धियों को क्या एक रूपरेखा में आगे सीक्वेंस बनाकर पढ़ाते चलें ताकि बच्चे को जल्दी से समझ में आए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, और जिससे बच्चा जल्दी ग्रहण कर सकेगा। तो क्षमता भाग्य एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो क्षमता भाग्य है, ये नहीं कह सकते हैं कि क्षमता एक भाग्य है, एक अवधि के भीतर क्यों नहीं बदल सकती है, बदल भी सकती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, है ना। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। आप वीडियो पोस्ट करके इसको थोड़ा समझिए, जो डाउट है उनको आप मेरे से डिस्कस कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इसको समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अरुण मैथमेटिशियन पर आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि भाई सर ये प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं, तो मैं उसका कंक्लूजन आपको दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट में भी हो सकता है सितंबर सोची गई है। अब देखते हैं कि क्या रहेगा। अगर पोजीशन अच्छी रहती है, अगर मेडिसिन आ जाती है, सुनने में तो आ रहा था कि मेडिसिन बन गई है, तो अब देखते हैं। अगर मेडिसिन आ जाती है तो वो भी मे बी पॉसिबल हो सकता है सितंबर से। अगर पेपर जाएगा तो अक्टूबर या नवंबर में जाएगा, पर इस साल देखते हैं क्या पोजीशन बनती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वो तो सब तभी बताया जा सकता है जब होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, टेक केयर, ओके, बाय बाय।